नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के ऐसे 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं जैसे GIC लेक्चरर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, PCS, ARO सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, त्रयी नाम है। पहला विकल्प 3 वेदों का, दूसरा विकल्प धर्म, संघ एवं युद्ध का, तीसरा विकल्प हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, चौथा विकल्प 3 मौसमों का। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 3 वेदों का। जो हमारा त्रयी नाम है वह 3 वेदों का नाम, जिसे हम वेदत्रयी कहते हैं, वेदत्रयी कहते हैं। हमारे कुल 4 वेद हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, उन्हें जो है वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद जो है बाद में वेदों में सम्मिलित किया गया है। तो हमारा सही आंसर है त्रयी, 3 वेदों का, जिसे हम वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला विकल्प है, स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। यह कथन गलत है, क्योंकि यह जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था, बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो है भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो उस अकाल से जो है प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य इस भद्रबाहु के साथ ही दक्षिण में चला गया था, और वहाँ पे श्रवणबेलगोला में जो है अपना प्राण त्याग दिया था। तो ये जो है स्थूलबाहु न होकर भद्रबाहु है। उसी समय जो है भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो हमारा पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है कि पाटलिपुत्र में हुई जैन परिषद, जो हमारी प्रथम जैन परिषद हुई थी, वह कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में हुई जैन परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, यह गलत है। पाटलिपुत्र में जो जैन परिषद हुई थी, जो जैन संगीत हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है भद्रबाहु ने नहीं की थी, बल्कि जो है स्थूलबाहु ने किया था। स्थूलबाहु ने किया था, और उस समय जो है जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वह दिगंबर कहलाए, क्योंकि इन लोगों ने किसी भी प्रकार के वस्त्रों को नहीं अपनाया, और जो स्थूलबाहु के अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि वे लोग जो है श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे। ठीक है, तो यह कथन भी गलत है। हमारा तीसरा कथन है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। यह कथन सही है। जो है राजा खारवेल जो चेदिवंशी शासक था, किस वंश का था? चेदी वंश का शासक था, और वह एक जैन अनुयायी था। उसने जैन धर्म को जो है अपने राज्य में प्रश्रय दिया, और उनके लिए जो है गुफाओं का भी निर्माण कराया। तो कथन सी सही है। कथन डी है, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। नहीं, यह गलत कथन है। बल जैन धर्म के लोग जो है चित्रों का पूजन नहीं करते थे। कथन सी हमारा सही है। ठीक है, जो खारवेल है, खारवेल एक चेदिवंशी शासक था, कलिंग का शासक था, और उसने जो है जैन धर्म को अपने राज्य में प्रश्रय दिया था। हाथी गुम्फा अभिलेख का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है कलिंग नरेश खारवेल के विषय भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ जो है अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।
तीसरा प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। पहला विकल्प है अष्टभुजी, दूसरा विकल्प है खडभुजी, तीसरा विकल्प है चतुर्भुजी और चौथा विकल्प है द्विभुजी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चतुर्भुजी। जो चोल काल है जो स्थानीय शासन के लिए जाना जाता है, चोल काल स्थानीय शासन के लिए जाना जाता है और स्थानीय शासन के साथ साथ जो है अपने कलात्मक क्षेत्र में भी जो है चोलों ने काफ़ी अभूतपूर्व जो है वृद्धि की थी और उन्होंने पाषाण के साथ साथ जो है धातुओं की भी जो है मूर्तियां बनाई थी और उनमें से जो कांस्य मूर्तियों का निर्माण वहाँ पे काफ़ी हुआ था, कांस्य मूर्तियों को। तो उन्हीं जो है एक कांस्य मूर्तियों में जो है नटराज की मूर्ति जो है चतुर्भुजी है। नटराज की मूर्ति जो है किस प्रकार की है, 4 भुजाओं वाली है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। पहला विकल्प है बलबन, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। इसके माना जाता है कि 1,80,000 गुलाम जो है इसके दरबार में थे। यह गुलामों का बहुत शौकीन था। इसने जो है अपने दरबार में गुलामों को जो है काफ़ी प्रश्रय दिया, काफ़ी प्रोत्साहन दिया और कहा जाता है कि यही जो है गुलामों को प्रोत्साहन देना ही जो है तुगलक वंश के जो है विनाश का एक प्रमुख कारण था। अपने गुलामों की देखरेख के लिए इसने दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की भी स्थापना की थी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या है? फिरोज शाह तुगलक जो किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक था और 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया था। हमारा पहला विकल्प है विकल्प ए बलबन। बलबन के विषय में हम लोग जानते हैं लौह एवं रक्त की नीति वाला शासक था और गुलाम शासकों में जो है सबसे प्रभावी शासक था और इसने जो है लगभग आपका 1265 से 1287 ईस्वी तक जो है शासन किया था, गुलाम वंश का शासक था। विकल्प बी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक था और 1296 से 1316 ईस्वी तक जो इसने शासन किया है। विकल्प सी है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप लोग जानते हैं कि जो है सल्तनत कालीन शासकों में जो सबसे बुद्धिमान और विद्वान शासक था, लेकिन जो है इसकी सभी नीतियां जो है असफल हुई। दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी जो है इसने दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दी थी। इसके लिए पूरे जो है विश्व में यह प्रसिद्ध है। इसने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, कारचिल अभियान किया था और मतलब निश्चित रूप से जो कहा जाता है कि यह सल्तनत कालीन शासकों में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन इसकी जो नीतियां थी वह बहुत आगे थी जिसके कारण सफल नहीं हो सकी। इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कब से कब तक इसने शासन किया? 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है पहला है ए जियाउद्दीन बर्नी, फिर बी है हसन निज़ामी, सी है मिनहाज उस सिराज और डी है याहिया बिन अहमद मासिर। अब ये देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, किसकी कौन सी रचना है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो है कौन सी रचना लिखी थी? तारीख़ फिरोज शाही लिखा था। तो सबसे पहले जो है विकल्प आएगा 3। इसके बाद जो है हसन
हसन निज़ामी ने लिखा था ताजुल मासिर, ताजुल मासिर लिखा था। तो 3-4। इसके बाद आएगा मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज ने जो है आपका तबकाते नासरी, तबकाते नासरी लिखा है। यह सुल्तान नसीरुद्दीन को जो है इन्होंने समर्पित किया था। और इसके बाद विकल्प डी है याहिया बिन अहमद। तो याहिया बिन अहमद ने जो है तारीख़ मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी रचना? तारीख़ मुबारक शाही की रचना किसने किया था? याहिया बिन अहमद ने किया था। तो और इसने जो है यह जो है सैयद वंश के शासक जो है मुबारक शाह को अपना ग्रंथ जो है समर्पित किया था। कहा जाता है कि सैयद वंश के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का जो है एकमात्र स्रोत क्या है? तारीख़ मुबारक शाही है। तो हमारा हो गया 3-4-2-1। तो देखा जाए कौन सा विकल्प सही है। 3-4-2-1 पहला विकल्प नहीं, दूसरा विकल्प 3-4-5-1 नहीं, तीसरा विकल्प 5-3-4-2 नहीं, चौथा विकल्प 3-4, चौथा विकल्प हमारा सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि हुई थी। पहला विकल्प 1665 ईस्वी, दूसरा विकल्प 1663 ईस्वी, तीसरा विकल्प 1679 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1659 ईस्वी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। 22 जून 1665 को हुई थी। किसके मध्य हुई थी? मराठा सरदार शिवाजी एवं जो है औरंगजेब का सेनापति था उस समय सवाई जय सिंह। तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य यह संधि हुई थी। कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुई थी। और इस माना जाता है कि यह संधि जो है शिवाजी के लिए जो अच्छी नहीं थी, मतलब इससे जो है उनकी साख प्रभावित हुई और उन्हें जो है संधि में अपने 35 कुल उनके पास उस समय 35 किले थे, जिनमें से 23 किले उन्होंने मुगलों को दे दिया। ठीक है। और यह शर्त भी मानी कि शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध करेंगे, मुगलों की सेवा करेंगे। यह शर्त भी मानी कि उनके पुत्र का नाम था संभाजी। तो संभाजी जो मुगल दरबार में जाएंगे और उन्हें 5000 का मनसब दिया जाएगा। तो इससे जो है उनकी जो है साख प्रभावित हुई थी और मुगलों की जो है इसमें नैतिक विजय मानी जाती है। लेकिन जो है बाद में शिवाजी ने जो है इस संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक। इसमें हमारा जो है दूसरा विकल्प है 1663 भी जो है यह शिवाजी से संबंधित है। 1663 ईस्वी में एक दक्षिण का सूबेदार था शाइस्ता खां। यह औरंगजेब का मामा भी लगता था और दक्षिण का सूबेदार था। तो शाइस्ता खां को जो है शिवाजी ने 1663 ईस्वी में हराया था, पराजित किया था। 1679 ईस्वी कोई शिवाजी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। और विकल्प डी है 1659 ईस्वी में जो है शिवाजी ने जो है बीजापुर के जो सेनापति थे अफजल खां को उन्होंने मार दिया था। ठीक है, परास्त करके युद्ध में मार दिया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? पहला विकल्प लॉर्ड डलहौजी, दूसरा विकल्प लॉर्ड कैनिंग, तीसरा विकल्प सर हेनरी हार्डिंग, चौथा विकल्प जॉन लॉरेंस। तो हमारा सही आंसर है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके समय में क्रियान्वित किया गया? विकल्प बी लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित किया गया। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से जो है यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में
लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और उसे जो है गैर कानूनी जो है घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर कोई जो है विधवा स्त्री से कोई पुरुष शादी करता है और उसकी संतान उत्पन्न होती है तो वो भी उसका वैध उत्तराधिकारी होगा। इसकी मुख्य धारा यही थी। और विकल्प ए है लॉर्ड कैनिंग का समय भारत में कब से कब तक है? 1856 में आए थे ये, ठीक, और 1862 ईस्वी तक इन्होंने भारत में अपना शासनकाल पूरा किया। 1856 ईस्वी में जो है यह भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे, भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे और वायसराय के रूप में गए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद पहला विकल्प है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का समय जो है 1848 से 1856 ईस्वी जो है इनका समय है, और व्यक्तिगत नीति के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। विकल्प सी है सर हेनरी हार्डिंग। तो सर हेनरी हार्डिंग का समय जो है 1844 से 1848 ईस्वी है, और इन नरबल, ठीक है, जो खोंड जनजातियों में एक जनजाति थी खोंड जनजातियों में जो है जो नरबल की प्रथा विद्यमान थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने नरबल प्रथा को जो है एक कानून बनाकर समाप्त कर दिया था। ठीक है, और लॉर्ड लॉरेंस जो है, लॉर्ड हेनरी जॉन लॉरेंस जो है 1868 ईस्वी में जो है इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल पद को सुशोभित किया था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला विकल्प है कुंवर सिंह, दूसरा विकल्प तात्या टोपे, तीसरा विकल्प नाना साहब, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो नाम वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे जो है पहले जो है इनके नाना साहेब के सहयोगी थे, और बाद में जो नाना साहेब की पराजय के बाद जो है इन्होंने लक्ष्मी बाई का साथ दिया, और बाद में इनके एक मित्र थे मान सिंह के जो है विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के मृत्युदंड दे दिया था। हमारा पहला विकल्प है कुंवर सिंह जो है एक वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने जगदीशपुर कहाँ पे है? बिहार में, उस विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों की कई टुकड़ियों को उन्होंने परास्त किया था। नाना साहब के विषय में आप लोगों को मालूम ही है कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे, और अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए 1857 के विद्रोह में इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प नाट जो है क्या है? जहाज के चाल की माप करता है, नाट, यह सही है। दूसरा कथन है नाटिकल मील। तो नाटिकल मील जो है नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, यह भी सही है। तीसरा है एंगस्ट्रॉम, तो यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की माप करता है, यह भी सही है। विकल्प डी है प्रकाश वर्ष, यह इसमें दिया है समय मापन की इकाई। तो प्रकाश वर्ष जो है समय मापन की इकाई नहीं है, बल्कि खगोलीय दूरी की माप करता है। क्या? प्रकाश वर्ष। तो हमारा कथन डी जो है सही नहीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। पहला विकल्प बैरोग्राफ, दूसरा विकल्प क्रेस्कोग्राफ, तीसरा विकल्प ऑडियोमीटर, चौथा विकल्प एनीमोमीटर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ है। विकल्प ए बैरोग्राफ क्या है? वायुमंडलीय दाब की माप करता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता की माप करता है। एनीमोमीटर ये जो है वायुवेग मापी है। एनीमोमीटर वायुवेग मापी, मतलब इससे वायु का जो है गति मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है
परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? पहला विकल्प यूरेनियम, दूसरा विकल्प लोहा, तीसरा विकल्प तांबा, चौथा विकल्प एल्युमिनियम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, यूरेनियम से जो है परमाणु ऊर्जा से जो है परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? पहला विकल्प कार्टोसैट 1, दूसरा विकल्प कल्पना 1, तीसरा विकल्प इनसैट 2E, चौथा विकल्प सत्यभामा सैट। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, सत्यभामा सैट जो है यह एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। ठीक है। विकल्प ए है कार्टोसैट 1। तो कार्टोसैट 1 जो है भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह है। विकल्प बी है कल्पना 1। कल्पना 1 जो है इसरो द्वारा लॉन्च पहला मौसम उपग्रह है। ठीक है। इसे मेडसेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद विकल्प सी है इनसैट 2E। इनसैट 2E जो है भारतीय भू-स्थिर संचार और मौसम उपग्रह। ठीक है। भारतीय भू-स्थिर संचार और मौसम उपग्रह है। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली द्वारा जो है संचालित होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? पहला विकल्प मैक्स प्लैंक, दूसरा विकल्प अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरा विकल्प विलियम हेनरी ब्रैग, चौथा विकल्प एनरिको फर्मी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग जो है ये अपने बेटे के साथ जो है इन्हें 1915 में, कब? 1915 ईस्वी में इन्हें अपने बेटे के साथ जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। बेटे का क्या नाम था? इनका नाम है विलियम हेनरी ब्रैग। बेटे का नाम है विलियम, एक सेकंड, बेटे का नाम है विलियम लॉरेंस ब्रैग। ठीक है। इन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। कब? 1915 में। क्या थे ये? बाप बेटे थे। हमारा अगला विकल्प है, पहला विकल्प है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे और यह क्वांटम सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वांटम सिद्धांत के लिए जो है यह प्रसिद्ध हैं। विकल्प बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या समीकरण उसका? E बराबर mc²। ठीक है। और इन्हें जो है एक बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किसकी खोज के लिए? आया ये प्रश्न कई बार आया। 1921 में इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1921 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद जो है विकल्प डी है एनरिको फर्मी। यह एक इटालियन भौतिक वैज्ञानिक थे। एनरिको फर्मी जो हैं एक इटालियन भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है। और इनको जो है कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थों के सृजन के लिए 1938 में जो है क्या दिया गया था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया? पहला विकल्प यूके, दूसरा विकल्प चीन, तीसरा विकल्प अमेरिका, चौथा विकल्प दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, चाइना जो है ये जो है सबसे पहले 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर
शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है? काफी बार जो है प्रश्न पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला विकल्प है सोडियम, दूसरा विकल्प है कॉपर, तीसरा विकल्प है मरकरी, चौथा विकल्प है सिल्वर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सोडियम। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? पहला विकल्प है लैक्टिक एसिड, दूसरा विकल्प है पाइरुविक एसिड, तीसरा विकल्प है बेंजोइक एसिड, चौथा विकल्प है यूरिक एसिड। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, लैक्टिक एसिड का जो है जब हमारे शरीर में एकत्र हो जाता है तो हमने जो है काफ़ी थकान का अनुभव होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? पहला विकल्प है रजत मीन, दूसरा विकल्प है क्रेफिश, तीसरा विकल्प है जेलीफिश, चौथा विकल्प है कैटफिश। तो इसमें जो है विकल्प डी, कैटफिश। कैटफिश जो है एक वास्तविक मछली है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? पहला विकल्प जबड़े में, दूसरा विकल्प जांघ में, तीसरा विकल्प गर्दन में, चौथा विकल्प हाथों में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, जबड़े में। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े की होती हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहला विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा विकल्प डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा विकल्प मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न आता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी 1946 में, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। स्थायी रूप से जो है वह संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और 11 नवंबर को इनका जन्मदिवस है। उसी उपलक्ष्य में जो है शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पहला विकल्प डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा विकल्प महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प दीनदयाल उपाध्याय, चौथा विकल्प मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को जो है एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संबंधित है किस अनुच्छेद से संबंधित है? पहला विकल्प अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 18, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 124, चौथा विकल्प अनुच्छेद 17। तो हमारा सही आंसर है उपाधियों का अंत जो है विकल्प बी, अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में? पहला विकल्प भाग 18, दूसरा विकल्प भाग 4, तीसरा विकल्प भाग 3, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, आपात उपबंध जो है हमारे संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, मतलब 18 भाग जो हमारा 18वां भाग है संविधान का, उसी में जो है आपात उपबंध। आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से जो है आपात उपबंध की व्यवस्था ली गई है।
इसमें जो है बी विकल्प है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? क्या बना? नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। कौन? दिल्ली। किस संशोधन द्वारा? पहला विकल्प है 61वां, दूसरा विकल्प है 69वां, तीसरा विकल्प है 52वां, चौथा विकल्प है 79वां। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 69वां। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया। ठीक है, हमारा विकल्प ए है 61वां। तो इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? पहले मतदान किया, आयु 21 वर्ष थी, तो इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है दल बदल, अनुच्छेद दल बदल, ठीक है, में जो है जो दल बदल होता था उस पर रोक लगाई गई थी। किस सूची में है? 10वीं सूची, 10वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है। जो हमारा 79वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा विधानमंडलों में जो है अनुसूचित जात जनजात के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनका जो आरक्षण था उसे बढ़ा दिया गया था और एंग्लो इंडियन का भी जो है उसमें प्रावधान किया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही किस ऐतिहासिक घटना का शताब्दी समारोह मनाए जाने की घोषणा हुई है? पहला विकल्प जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा विकल्प चौरी चौरा कांड, तीसरा विकल्प नोआखली घटना, चौथा विकल्प कांग्रेस की स्थापना। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था और जो है इसे क्या है? शताब्दी, इसी का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। कब से? 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक यह शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। चौरी चौरा कहाँ पे है? चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ पे है? गोरखपुर जिले में है। ठीक है, यहाँ पे जो है जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो पुलिस वालों ने जो है कुछ नागरिकों को मार दिया था, 3 नागरिकों की हत्या कर दी थी। इसलिए इससे जो है क्रुद्ध होकर जो भीड़ थी उसने थाने में आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। ठीक ना? पहला विकल्प है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर ने जो हत्याकांड करवाया था। नोआखली घटना सांप्रदायिक हिंसा पश्चिम बंगाल, कांग्रेस की स्थापना 1885। इसके बाद अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किए? पहला विकल्प लखनऊ, दूसरा विकल्प वाराणसी, तीसरा विकल्प चित्रकूट, चौथा विकल्प बलिया। हमारा सही आंसर है विकल्प सी चित्रकूट। चित्रकूट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 10,000 किसान उत्पादक संगठन लॉन्च किए थे। कब? फरवरी में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के बजट में पेट्रोल एवं डीजल पर उपकर लगाया गया है, क्रमशः कितना लगाया गया? पहला विकल्प 2.5% एवं 4%, दूसरा विकल्प 2% एवं 3% है, यहाँ पे वर्ष हो गया है। विकल्प सी 2.5% एवं 5%, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 2.5% एवं 4% जो है 2021 के बजट में 2.5% पेट्रोल पर 4% डीजल पे जो है उपकर लगाया गया है। ठीक है, जो है 2021 का बजट किसने लॉन्च किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है, और पहला डिजिटल बजट था ये। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
2021 के बजट में कुल कितने टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा हुई है? पहला विकल्प 5, दूसरा विकल्प 4, तीसरा विकल्प 7, चौथा विकल्प 8। तो सही आंसर है विकल्प सी। 2021 के बजट में कुल 7 टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे 2021 में पद्म भूषण से नहीं सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प नृपेंद्र मिश्रा, दूसरा विकल्प केशुभाई पटेल, तीसरा विकल्प रामविलास पासवान, चौथा विकल्प बीबी लाल। तो पहला विकल्प जो है नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, केशुभाई पटेल को सम्मानित किया गया है, रामविलास पासवान को सम्मानित किया गया है, और बीबी लाल को जो है पद्म भूषण न प्रदान करते हुए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण, यह एक पुरातत्वविद और इतिहासकार थे, ठीक है, और इन्हें जो है इनके कार्य को देखते हुए, ऐतिहासिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों को देखते हुए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, गैंडा परियोजना आरंभ की गई थी? पहला विकल्प 1987, दूसरा विकल्प 1996, तीसरा विकल्प 1983, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। 1987 में गैंडा परियोजना जो है आरंभ की गई थी। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दम घोटू गैस कहा जाता है? पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा विकल्प नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो दम घोटू गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दम घोटू गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न, औरंगबाग अभ्यारण्य है? पहला विकल्प कर्नाटक, दूसरा विकल्प असम, तीसरा विकल्प उत्तराखंड, चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। औरंगबाग अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना हुई थी? पहला विकल्प 2001, दूसरा विकल्प 2005, तीसरा विकल्प 2000, चौथा विकल्प 2003। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन, यह सही है। जो हमारा गोबी मरुस्थल है वह मंगोलिया एवं चीन के क्षेत्रों में अवस्थित है। दूसरा विकल्प है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? वो सुआना में है, सही है। तीसरा विकल्प है टाकला माकन, यह सिक्यांग चीन में है। सिक्यांग मतलब चीन में है, यह भी सही है। चौथा विकल्प है अटाकामा। अटाकामा जो है अफ्रीका में नहीं, यह कथन गलत है। विकल्प डी गलत है। अटाकामा मरुस्थल जो अफ्रीका में न होकर दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल है? पहला विकल्प गोमुख, दूसरा विकल्प अमरकंटक, तीसरा विकल्प सतपुड़ा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अमरकंटक। महानदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, माकूम क्षेत्र प्रसिद्ध है? पहला विकल्प कोयला उत्पादन के लिए, दूसरा विकल्प मैग्नीज उत्पादन के लिए, तीसरा विकल्प यूरेनियम के लिए, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, कोयला उत्पादन के लिए माकूम क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। माकूम कहाँ पे है? माकूम कहाँ पे है? माकूम जो है आसाम में जो है अवस्थित है। कहाँ पे है? आसाम में अवस्थित है। मैग्नीज उत्पादन के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? क्योंझर। क्योंझर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्योंझर कहाँ पे है? कालाहांडी। ये जो है मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खाने हैं जो कहाँ पे हैं? उड़ीसा में हैं,
ठीक है। यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है? यूरेनियम जो है आपका झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम का क्षेत्र जो है वह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? पहला विकल्प प्रथम, दूसरा विकल्प द्वितीय, तीसरा विकल्प तृतीय, चौथा विकल्प चतुर्थ। तो हमारा सही आंसर है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, उद्योगों पर। ठीक है, उद्योग व्यवस्था पे जो है इस पे ज़्यादा बल दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 1951 में। तो 51 से 56, द्वितीय का समय 56 से 61। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से कम है, संख्या का 60% क्या होगा? पहला विकल्प 75, दूसरा विकल्प 45, तीसरा विकल्प 40, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 45। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए, 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है? पहला विकल्प 36, दूसरा विकल्प 39, तीसरा विकल्प 38, चौथा विकल्प 40। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 39। अगला प्रश्न है, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प 71, दूसरा विकल्प 75, तीसरा विकल्प 86, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 75। हमारा 40वां एवं अंतिम प्रश्न है, जो संबंध शैशवावस्था और शिशु का है वही संबंध निम्नलिखित में किसमें और जीवक में है? तो पहला विकल्प है बाल्यावस्था, दूसरा विकल्प है वृद्धावस्था, तीसरा विकल्प है युवावस्था, चौथा विकल्प है प्रौढ़ावस्था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। शैशवावस्था जो शिशु का संबंध है वही संबंध जो है युवावस्था और युवक का है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 40 प्रश्न रखे थे और ये 40 प्रश्न प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में जो सामान्य अध्ययन का जो पैटर्न है उसी को दृष्टिगत रख कर मैंने 40 प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में रखा है। साथ ही साथ जो है ये सभी परीक्षाओं में, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे, PCS, RO, ARO सभी परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगला पार्ट लेकर आप लोगों के समक्ष अति शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।